आज हम करेंगे नेचुरल लॉ स्कूल का सेकंड पार्ट जिसमें हम करेंगे रेनेसां थ्योरी और मॉडर्न थ्योरीज। पीरियड जो है इसको हम मॉडर्न क्लासिकल एरा भी कह सकते हैं। ये जो है इसमें हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब हुआ क्या, हर नॉलेज की फील्ड में एडवांसमेंट हुई, चाहे आप साइंस ले लो, आर्ट ले लो, कॉमर्स ले लो। अब लोगों के अंदर रैशनलिज्म की भावना जागी, लोगों ने रीजनिंग पे ज्यादा फोकस किया देन द एक्सपीरियंसेस। साइंस में डेवलपमेंट हुई, लोगों के अंदर जर्नल अवेकनिंग आनी शुरू हो गई। ऐसे ही कॉमर्स और ट्रेड में डेवलपमेंट हुई तो सोसाइटी में न्यू न्यू क्लासेस आई। तो एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म लोगों में जागा और उनकी डिमांड राइज हुई स्टेट के लिए। अब जो नेचुरल लॉ था वो ज्यादा रैशनल हो गया और जो रिलीजियस ट्रैपिंग्स थी उससे वो फ्री हुआ। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये कहती है कि स्टेट जो है वो किसका रिजल्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो स्टेट होने से पहले एक स्टेट ऑफ नेचर था जहां पे ना किसी के पास कोई राइट थी ना कोई ड्यूटी थी। विद पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमंस एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आए जिससे कि स्टेट का कॉन्सेप्ट आया और जिसने लोगों को कुछ राइट्स और ड्यूटीज प्रोवाइड की। जो मेन तीन प्रोपोनेंट्स हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के वो है थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रूसो। जो थॉमस हॉब की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है इसके अकॉर्डिंगली जब ह्यूमन बींग्स स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे तब कोई गवर्नमेंट कोई लॉ कुछ नहीं था। और जो ह्यूमन बींग्स की लाइफ थी वो बहुत मिजरेबल थी, एक क्योटिक लाइफ थी। हर टाइम उनके अंदर एक फियर रहता था, सेल्फिशनेस थी सब में। और कह सकते हैं कि उनकी लाइफ जो थी वो बहुत पुअर नेस्टी थी। तो इसकी वजह से हर टाइम कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने सोसाइटी बनाने के लिए एग्रीमेंट किया और अपने जो फ्रीडम से एक सॉवरेन पावर को दे दिया। इस एग्रीमेंट को ही हॉब्स ने बोला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका पर्पस क्या था बनाने का, पर्पस बस इतना ही था कि लोग अपनी लाइफ पीसफुली जी सके, सोसाइटी स्टेट में ऑर्डर बना रहे, सिक्योरिटी बनी रहे। फर्दर इन्होंने सॉवरेन को एब्सोल्यूट पावर्स के अकॉर्डिंगली जो सॉवरेन है उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर सबसे एब्सोल्यूट है, उसके ऊपर कुछ नहीं। सब सॉवरेन के इंफीरियर है, बट इन्होंने एक सजेशन दी थी कि सॉवरेन जो है उसको अपने आप को नेचुरल लॉ से बाउंड करना चाहिए। जॉन लॉक है, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो स्टेट ऑफ नेचर था वो गोल्डन एज थी, बहुत पीसफुल, बहुत इक्वालिटी थी। बट राइट टू प्रॉपर्टी जो थी उसको लेकर लोगों को इनसिक्योरिटी थी। अपनी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बनाई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए। इसमें उन्होंने सारी राइट सरेंडर नहीं की, जो नेचुरल राइट्स होती है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, अपने पास रिटेन करके रखी। हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्यों हुआ है, हमारा पर्पस क्या था? हमारा जो पर्पस था वो ये था ताकि हम एक ऑर्डर मेंटेन कर सके सोसाइटी में और लॉ ऑफ नेचर को इन्फोर्समेंट उसकी सिक्योर कर सके सोसाइटी में। इसलिए हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आए। फर्दर ये आर्ग्यू करते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ये, इसमें जो सॉवरेनिटी है वो लोगों के पास है। जो सॉवरेनिटी है वो किसी एब्सोल्यूट रूलर में नहीं है। इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि जो हमारे जो पुराने जूरिस्ट थे हॉब्स उस पे ये कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। हॉब्स के अकॉर्डिंगली जो सॉवरेनिटी है वो एक एब्सोल्यूट किसी सॉवरेन के पास है, बट इनके अकॉर्डिंगली जो सॉवरेनिटी है वो लोगों के पास है। नेक्स्ट जूरिस्ट है वो है रूसो। इनके अकॉर्डिंगली सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। जैसे हॉब्स और लोग ने बोला था कि स्टेट ऑफ नेचर थी, उसमें लोग, जैसे हॉब्स ने बोला कि उसमें लोग जो है वो खुश नहीं थे और लोग ने बोला कि वो खुश थे बट उनकी प्रॉपर्टी की राइट इनसिक्योर थी। इन्होंने बोला ऐसा कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, रेदर एक हाइपोथेटिकल कंसेप्शन है, मतलब एक इमेजिनरी कंसेप्शन है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पहले जो इनके अकॉर्डिंगली, रूसो के अकॉर्डिंगली, मैन जो था वो हैप्पी था और फ्री था। ह्यूमन से एंटर किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट ताकि वो अपनी इक्वालिटी और फ्रीडम की राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। इन्होंने थ्योरी दी थी जर्नल विन की। उन्होंने कहा कि ह्यूमन से अपनी राइट जो है वो किसी सिंगल इंडिविजुअल को सरेंडर नहीं की, बट उन्होंने कम्युनिटी को सरेंडर कर दी है, जिसको उन्होंने नाम दिया जर्नल विल। इन्होंने बोला कि सबको जर्नल विल को बे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम जर्नल विल को बे कर रहे हैं तो हम अपनी विल को ही बे कर रहे हैं। हमने अपनी राइट्स किसी एक इंडिविजुअल को नहीं दी, हमने कम्युनिटी को दी है। तो मतलब हम अपनी, अगर जर्नल विल जो है उसी को इन्होंने नाम दिया जर्नल विल, तो अगर हम इसको बे करेंगे तो हम अपनी राइट्स को बे कर रहे हैं, हम अपनी विल को बे कर रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट और लॉज जो है वो जर्नल विल की कंफर्मिटी में नहीं है तो इन्होंने बोला कि उस गवर्नमेंट को, उस लॉ को आप ओवरथ्रो कर दो। अब हम करेंगे मॉडर्न थ्योरीज। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो 19th सेंचुरी था उसमें नेचुरल लॉ डिक्लाइन होना शुरू हो गया। एक्चुअली 19th सेंचुरी में साइंस जो थी वो इमर्ज कर रही थी, डेवलप कर रही थी, तो लोगों ने अब ये प्रायोरिटी मेथड्स पे बिलीव इतना नहीं किया। ये प्रायोरिटी मेथड्स मतलब जो माना जाता है कि हम नॉलेज इंडिपेंडेंटली एक्वायर कर रहे हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के। अब लोगों ने इसमें बिलीव करना कम कर दिया बिकॉज साइंस डेवलप कर रही थी और साइंस जो है वो एक्सपीरियंस पे बिलीव करती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो था उसको हिस्टोरिकल रिसर्चर्स ने एक मिथ बोल दिया। मतलब हिस्टोरिकल और एनालिटिकल मेथड जो थे अब वो ज्यादा डेवलप हो रहे थे और ज्यादा रियलिस्टिक माने जा रहे थे। तो इस जो न्यू एरा था लीगल थॉट का, इसमें नेचुरल लॉ की थ्योरीज का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। 19th सेंचुरी के एंड में नेचुरल लॉ स्कूल फिर से रिवाइव किया। ये एक बेसिकली एक रिएक्शन था जो पॉजिटिव लॉ को एग्जैजरेटेड इंपॉर्टेंस दी गई थी, उसके अगेंस्ट एक कह सकते हैं रिएक्शन था। फिर जो 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर हो रही थी और जो मॉरल वैल्यूज सोसाइटी में गिर रहे थे उसकी वजह से लोगों को सोचना पड़ा, थिंकर्स को सोचना पड़ा कि कुछ वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स तो होने चाहिए। अब जो नेचुरल लॉ कंसेप्ट था वो रिलेटिव था। पहले हमने बोला था कि नेचुरल लॉ प्रिंसिपल जो है वो एटर्नल है, इम्यूटेबल है, बट अब इसको कंसेप्ट में थोड़ा सा बदलाव आया। अब ये माना गया कि ये एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स नहीं है और ये अनचेंजेबल प्रिंसिपल्स नहीं है, ये विद टाइम चेंज होंगे।
फिर जो न्यू कंसेप्ट था, इसने मेन फोकस हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे किया। इसके हम यूज करेंगे पहले स्टैमलर। स्टैमलर जो थे, उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव लॉ है वो एक अटेम्प्ट है कि जस्ट लॉ कैसे आए सोसाइटी में। तो इन्होंने कहा कि जस्ट लॉ के जो है मेन दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट, कि आप सबको रिस्पेक्ट करो। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि सब पार्टिसिपेट करें। फिर इन्होंने कहा कि जो पर्पस है लॉ का, उसका ये नहीं है कि हमने किसी एक बंदे की, किसी एक इंडिविजुअल की विल को प्रोटेक्ट करना है, हमने सबकी विल को प्रोटेक्ट करना है। तो इनका जो मेन फोकस था वो ये था कि जो पॉजिटिव लॉ बनाया गया है, उसका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम जस्ट लॉ बनाए सोसाइटी के लिए। इन्होंने ये भी बोला था कि हम यूनिवर्सल लीगल प्रिंसिपल्स नहीं बना सकते, और इन्होंने लॉ को क्या बोला था, लॉ ऑफ नेचर विद द वेरिएबल कंटेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट जूरिस्ट आते हैं जॉन कॉलर। उनके अकॉर्डिंगली कोई इटर्नल लॉ नहीं है। लॉ जो है, जैसे जैसे सोसाइटी एडवांस करती है मॉरली और कल्चरली, लॉ भी अपने आप को वैसे ही शेप करता है। इन्होंने जो 19th सेंचुरी का नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स थे, उनको रिजिड और ए प्रायरी अप्रोच से फ्री करने की कोशिश की। फिर है जॉन रॉल्स। इनके अकॉर्डिंगली एक जो वेल ऑर्डर सोसाइटी है, वो जस्टिस और फेयरनेस पे है, डिपेंड करती है। और जो जस्टिस और फेयरनेस है वो एक मॉरल डॉक्ट्रिन नहीं है, ये एक पॉलिटिकल कंसेप्शन भी है। फेयरनेस जो है कि सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन सब पे अप्लाई करती है, क्योंकि अकेली एक मॉरल डॉक्ट्रिन हम इसको कह सकते हैं। फर्दर इन्होंने 3 लेवल्स ऑफ जस्टिस बताई। सबसे पहले लोकल जस्टिस, ये वो प्रिंसिपल्स है जो कि इंस्टीट्यूशंस और एसोसिएशंस पे अप्लाई करेंगे। फिर इन्होंने कहा डोमेस्टिक जस्टिस, जो कि फैमिली पे अप्लाई करेगी। फिर इन्होंने दिया ग्लोबल जस्टिस, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई करेंगे।